नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 7वीं कक्षा का पाठ हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां नाम सुनकर आपको लगा होगा कि हिमालय की विशालता के बारे में तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या ये वही हिमालय है जिसको हम ज्योग्राफी की पुस्तक में पढ़ते हैं? जी हाँ, ये वही हिमालय है। तो आप सोच रहे होंगे, तो बेटियां? हाँ, बेटियां भी, हिमालय की बेटियां यहाँ नदियों को बताया गया है और यह बताया है नागार्जुन जी ने। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज हिमालय की बेटियां और इनके लेखक हैं नागार्जुन जी। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे लेखक के बारे में। तो लेखक के बारे में जानते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नागार्जुन जी का जन्म 30 जून 1911 ईस्वी में दरभंगा बिहार में हुआ और उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 ईस्वी में हुई। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन और मैथिली में यात्री नाम से उन्होंने रचनाएं लिखी। नागार्जुन के काव्य में अब तक की पूरी भारतीय काव्य परंपरा जीवंत रूप में उपस्थित रही है। इन्हें भारतीय मिट्टी का आधुनिक कवि भी माना जाता है। अब इस कवि परिचय में इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि कई बार हमारे विद्यालयों में जो हिंदी प्रश्नोत्तरी होती है, हिंदी कंपटीशन होते हैं कई बार, तो ये पूछ लिया जाता है कि नागार्जुन जी का मूल नाम क्या है। तो ये हमने यहाँ पर जाना कि नागार्जुन जी का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। ये इम्पोर्टेंट बात है और आपको याद रखनी है। अब हम जानेंगे पाठ के बारे में। तो मैंने ये वीडियो जो बनाया है इसमें 7 गद्यांश में इस पाठ को डिवाइड किया है। तो पहले वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ परिचय और 2 गद्यांश। गद्यांश उनके शब्दार्थ, उनके प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे पाठ परिचय। इस पाठ में इम्पोर्टेंट क्या है और किस बातों को लेकर लेखक ने ये पाठ लिखा है। तो देखो, इस चित्र में मैंने आपको दिखाया है हिमालय और हिमालय से निकलने वाली नदियां। इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण है वो है नदियों को लेखक के द्वारा बेटियों के रूप में बताना। बेटियों के रूप में बताते हुए नदी का यहाँ पर क्या किया गया है? मानवीकरण। अब मानवीकरण शब्द आप लोगों के लिए नया है, तो मैं बताना चाहूंगी कि मानवीकरण का अर्थ होता है मानव रूप देना। अर्थात लिटरेचर में, साहित्य में किसी भी जड़ पदार्थ को जब मानव रूप दिया जाता है, मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है, तो वो मानवीकरण कहलाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? मानवीकरण का अर्थ जड़ पदार्थ को मानव का रूप दे देना। ये साहित्य में जब ऐसा होता है तो उसको मानवीकरण कहा जाता है। और इस पाठ में हिमालय, नदियां और समुद्र। हिमालय पिता है, नदियां बेटियां हैं और समुद्र को यहाँ पर नदियों का पति बताया गया है, हिमालय का दामाद बताया गया है। ये इम्पोर्टेंट बात है। आगे इस पाठ का नागार्जुन जी ने प्रकृति का, नेचर का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। बड़ा ही रोचक लगा मुझे ये पाठ। और इस पाठ में हिमालय को नदियों का पिता, समुद्र को पति, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस पाठ को पढ़ते हुए हम जानेंगे कि किस प्रकार नदियाँ जब पहाड़ों पर होती हैं तो वो बचपन में जिस प्रकार एक लड़की अपने पिता के घर में खेलती कूदती है, उसी प्रकार नदियाँ हिमालय पर खेल कूद करती हैं। तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो पैराग्राफ है वो लिखा है मैंने, उसके शब्दार्थ लिखे हैं और बाद में हम इसमें आए प्रश्नों की भी बात करेंगे। ये जो चित्र यहाँ पर हैं उसके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि लेखक इस पाठ के शुरू में
नदियों का विस्तृत रूप दिखाना चाहते हैं। नदियाँ समतल भागों में कैसी फैली रहती हैं वो यहाँ पर दिखाना चाहा है, और बताया है कि उन्हीं नदियों में हम डुबकियाँ लगाते हैं। भारतीय परंपरा में अलग अलग त्योहारों पर जाकर हम नदियों में नहाते हैं, तो उसके बारे में बताया कि लेखक जब इन नदियों में नहाते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, और जब वो इन नदियों को समतल मैदानों में देखते हैं तब वो नदियाँ उनको कैसे लगती हैं। तो ये चित्र मैंने आपको इसलिए लगाकर दिखाया है कि ये नदियों का समतल रूप है जहाँ पर लेखक नहाता है और कैसे एहसास करता है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। ये कहते हैं लेखक, यहाँ मैंने आया है लेखक के लिए, उन्हें आया है नदियों के लिए। तो लेखक क्या कहते हैं, मैंने नदियों को अभी तक दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, बड़ी ही सीरियस, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। अब लेखक क्या कहता है कि जैसे मैं नदियों को दूर से देखता था तो बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई। ये क्यों कहा है कि उस समतल में जब आप नदियों को देखोगे तो वो शांत रूप से बहती रहती हैं, उनमें कोई उछल कूद नहीं होती है। तो इसलिए इन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है कि समतल में नदियाँ बड़ी ही शांत, गंभीर और अपने आप में खोई रहती हैं। और कैसी लगती हैं लेखक को नदियाँ, संभ्रांत महिला की भांति। संभ्रांत का मतलब है प्रतिष्ठित, सम्मानित महिला की तरह। तो यहाँ पर लेखक ने नदियों की तुलना संभ्रांत महिला से की है। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। अब लेखक कहता है कि मैंने जैसे ही इन समतल भूमि पर नदियों को देखता तो उनके प्रति आदर मतलब रिस्पेक्ट की भावना, श्रद्धा मतलब पूजनीय, पूजा योग्य लगती वो नदियाँ। और जिस प्रकार माँ की गोद में, दादी की गोद में, मौसी और मामी की गोद में बैठकर ममता का एहसास होता है, वैसे ही लेखक बताते हैं कि इन नदियों में जब वो डुबकियाँ लगाते हैं तो वैसी ही ममता का एहसास, फीलिंग वो करते हैं। तो देखिए इस पैराग्राफ में महत्वपूर्ण बातें हैं कि नदियों को दूर से देखने पर लेखक को वो गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती, और नदी की तुलना उन्होंने संभ्रांत महिला से की है, और लेखक को आदर और श्रद्धा के भाव नदियों के प्रति हैं। दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर बताई है कि अपनी माँ, दादी, मौसी और मामी, इनकी गोद में बैठकर हमें जो ममता के भाव आते हैं वैसे ही फीलिंग लेखक को नदी में डुबकी लगाते हुए, नहाते हुए आते हैं। माँ, मदर, दादी हमारे पापा की माँ, और मौसी हमारी मम्मी की जो बहन होती है उसको मौसी कहते हैं। मामी हमारी जो मम्मी है उनके भाई की जो पत्नी होती है उसे हम मामी कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर रिश्तों के बारे में आपको बताया। संभ्रांत शब्द का अर्थ होता है प्रतिष्ठित, सम्मानित, और आदर का मतलब होता है सम्मान। तो चलिए इस पैराग्राफ में कौन से प्रश्न बनते हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, लेखक को दूर से देखने पर नदियाँ कैसी लगी। ठीक है, तो आपको ये उत्तर देना है कि लेखक को दूर से देखने पर नदियाँ कैसी लगी। गंभीर, शांत, संभ्रांत महिला सी, है ना। और लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव थे, आदर और श्रद्धा के। नदियों में डुबकियां लगाने पर लेखक को वे किसकी गोद के समान प्रतीत होती, तो माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद के समान उनको प्रतीत होती। उम्मीद करती हूँ कि पहला पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे पैराग्राफ की ओर। और दूसरे पैराग्राफ में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने हिमालय की पिक्चर है, और पिक्चर में आपको ये जो वाइट वाइट छोटी छोटी धाराएं दिख रही हैं, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। तो देखा हमने पहले चित्र में कि वो समतल में जब आती हैं, प्लेन भूमि में जब आती हैं, प्लेन एरिया में जब आती हैं, तो वो नदियां कैसी विस्तृत रूप, बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, फैल जाती हैं।
परंतु यहाँ पर देखिए पतली एकदम, तो यही लेखक को आश्चर्यचकित करती हैं। तो इस पैराग्राफ में सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें लेखक ने बताया है कि जब वो पहाड़ों पर जाते हैं तो नदियों का उन्होंने एक अलग ही रूप देखा और वो अलग रूप देखने से लेखक को आश्चर्य हुआ। तो चलिए हम पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, हिमालय के कंधे पर चढ़ना मतलब हिमालय की पहाड़ी पर चढ़ा, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। वे यहाँ किसके लिए आया है? नदियों के लिए। लेखक क्या कहते हैं, जब मैं हिमालय की पहाड़ी पर चढ़ा तो नदियाँ कुछ दूसरे ही रूप में मेरे सामने थी। मैं हैरान था कि ये दुबली पतली गंगा, जो गंगा रिवर इतनी विस्तृत दिखती है समतल भूमि में, वो वहां पर पतली सी एक धारा में दिखाई दे रही है। यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। उनको आश्चर्य होता है। हैरान होना मतलब आश्चर्यचकित होना, अचंभित हो जाना। और अचंभित किस कारण से है? जब वो हिमालय की पहाड़ी पर चढ़े तो वो गंगा एक सकड़े हुए क्षेत्र में एकदम दुबली पतली है। वही गंगा जब समतल मैदान में आती है, समतल भूमि में उतरती हैं नीचे, तो कितना विस्तृत रूप धारण कर लेती हैं। तो ये बात लेखक को क्या करती है? अचंभित करती है। अब पहाड़ों पर वो नदियां कैसे रहती हैं? इनका उछलना और कूदना। उछलना कूदना, नदियां कैसे उछल कूद करती हैं? जब वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर उनका पानी गिरता है तो उनको यहाँ पर लेखक ने उछलना कूदना बताया है। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, और एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर गिरते हुए जब पानी की आवाज आती है, उस आवाज को लेखक ने हंसना कहा है नदियों का। जबकि ये भावभंगी, भावभंगी मतलब हाव भाव, इनका यह उल्लास, उल्लास मतलब खुशी, कहाँ गायब हो जाती है? मैदान में जाकर। अब देखो पहाड़ों पर नदी का दूसरा रूप देखा, एकदम दुबली पतली है, एकदम सकड़ी हुई है, और एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर आती है तो खेल कूद करते हुए दिखाया है, पानी की आवाज को हंसते हुए दिखाया है। तो लेखक कहते हैं कि ये इनकी खुशी, ये इनके भाव कहाँ चले जाते हैं जब ये समतल मैदान में आती हैं। अब लेखक क्या कहते हैं, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली, कली मतलब जो बाद में फूल बनता है, उन पे मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल, कौतूहल मतलब आश्चर्य, विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बाल लीला का मतलब क्या है? बचपन में की जाने वाली क्रियाकलाप। तो यहाँ पर जैसे कि कृष्ण जी के लिए भी होता ना कृष्ण लीला, वो कृष्ण जी जो क्रियाकलाप करते थे उनको लीला का नाम दिया गया। वैसे ही नदियां जो वहां पर पहाड़ों में खेल कूद करती हैं, एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर कूदती हैं, उन भावों को यहाँ पर लीला का रूप दिया गया है। शब्दार्थ में कौतूहल मतलब आश्चर्यचकित होना। इस गद्यांश में प्रश्न है, लेखक ने हिमालय के ऊपर चढ़कर नदियों का कैसा रूप देखा? तो कैसा रूप देखा? एकदम दुबली पतली दिखी उनको नदियां। दूसरा, लेखक ने नदियों की किन क्रियाओं का वर्णन किया है? क्रियाओं का वर्णन किया है उछलना, कूदना, खिलखिलाकर हंसना, ये उनका क्रियाएं हैं। नदियों की बाल लीला देखकर लेखक के मन में कैसे भाव आते हैं? कौतूहल और विस्मय के भाव आते हैं। तो अभी हमने 2 पैराग्राफ पढ़ा और दोनों पैराग्राफ के प्रश्न भी किए, और उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों पैराग्राफ आपको समझ में आए होंगे। अब हम आगे जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे तीसरा और तीसरे से लेकर 7वें तक का अर्थ, शब्दार्थ और प्रश्न। धन्यवाद।